नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट सेट में हिंदी अध्ययन में झूठा सच उपन्यास हम देख रहे हैं। इसमें हमने लगभग 19 भाग देखे हैं और आज हम इसका 20वां भाग देखने जा रहे हैं। जैसे कि इसके पहले भाग में हमने देखा था कि पंजाबी जो लोग थे वह एक बड़ा जिगरा रखते हैं और वह कहते हैं कि कभी पंजाबी को भीख मांगते हुए देखा है क्या। यहाँ तक हमने देखा है और इसके आगे का भाग अभी देखेंगे। वहाँ बड़े सुरमा हो आखिर तो भागकर ही आए हो मियाँ, अम्मा यह मांगना नहीं तो क्या, मुफ्त राशन कार्ड क्या है। तो वहाँ कहता है, जो दिल्ली वाला कहता है पंजाबी से, पंजाबी कहता है कि कभी तुमने सिखों को भीख मांगते हुए देखा है क्या। तो वहाँ अभी कैंप में है, तो दूसरा जो दिल्ली वाला है वह कहता है कि भागकर नहीं तो कैसे आए हो, यानी आप तो तुम यहाँ आए हो तो भागकर नहीं तो कैसे आए हो, और आप जो खाने पीने के लिए जो राशन मांग रहे हो कार्ड से, वह तो मांगना ही है, ऐसा वह कहता है। यह मांगना है साले तेरी, हम तुम्हारे सूरज की आखिर कुर्बान हो गए। पंजाबी दहाड़ उठा। तो ऐसा करने से पंजाबी को गुस्सा है और पंजाबी बोलता, दहाड़ उठता है, चिल्लाता है। तारा को कुर्सियों के घसीटने खटकने की आहट मिली, मारपीट का आतंक अनुभव हुआ, परंतु साथ ही सुनाई दिया, अरे अरे अरे, ये क्या। बात का जवाब बात से दे दीजिए, हाथ पांव क्यों चलाने लगे। यानी जो वह पंजाबी जो है वह झगड़ा करने की इसमें आ रहा था, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति है वह कैसा कहता है कि बात का जवाब बात से दीजिए, हाथ पांव क्यों चलाते हो, यानी मारपीट क्यों करते हो। तुम्हारी ज़बान चलती है, हमारा हाथ चलता है। अभी वह पंजाबी दिल्ली वाले से कह रहा है कि तुम्हारी ज़बान चलती है और हमारा हाथ चलता है। जी क्या कहना, बहुत शरीफ है। यानी वह कहता है कि क्या कहना जी, क्या कहना, बहुत शरीफ है हम। अभी सब शराफत घुसेड़ दूंगा। वह सिख कहता है कि अभी सब शराफत जितनी भी है वह घुसेड़ दूंगा, यानी वह गुस्से वाला था। कुछ कुछ धर पकड़ की आहट, कुर्सियों को फिर से जमाने का खटका, झगड़े का आतंक दूर हुआ। तारा को मुफ्त राशन कार्ड के ताने से ग्लानि अनुभव हुई। यानी वह सब कुछ तारा सुन रही थी, वह उसको फिर से वह कुर्सी या घसीटने की आवाज़ आ रही थी, और जो मुफ्त में राशन कार्ड था इसकी बात तारा को हुई, और इसकी जो ग्लानि है वह ग्लानि यानी एक पश्चाताप, एक गलती जो भी है वह तारा को अनुभव हो रही थी। अरे भाई, रेशम रेशम साटिन का राज तुम नहीं समझते, दूसरा पंजाबी झगड़ा शांत करने के स्वर में बोला। अभी जो दूसरा जो पंजाबी है वह झगड़े को शांत करते हुए करने के लिए बोल रहा है कि रेशम साटिन यानी जो रेशम की साड़ी होती है, इसकी तुम बात नहीं समझते। भाई जान दो, चार अच्छे कपड़े तो अवसर के लिए सभी के यहाँ होते हैं। यानी जो दूसरा कहता है कि अच्छा अवसर के लिए तो सभी के पास अच्छे कपड़े होते हैं, भागना पड़ा तो क्या अच्छा कपड़ा छोड़कर सस्ता पुराना पहन आते। यानी वह कहता है कि भागना पड़ा तो क्या अच्छा कपड़ा छोड़कर जो भी पुराना है वह पहन के आते क्या। जो कुछ ला सके वही पहन रहे हैं, दूसरा कपड़ा इनके पास है ही कहाँ। यानी वह कहता है कि जो भी लाया है, जो भी आते समय लाया है, भारी हो या महंगा हो या सस्ता हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी लाया है वह पहन रहे हैं, दूसरा नहीं है। दो चार गहने हैं तो उन्हें छिपा कर रखने के लिए तिजोरियाँ कहाँ हैं। यानी जो कुछ भी गहने हैं वह छुपाने के लिए या छुप कर रखने के लिए तिजोरियाँ कहाँ हैं। अभी उनको रखना है तो शरीर पर ही पहन कर भी रखना पड़ेगा, ऐसा वह कह रहे। मुफ्त राशन कितने दिन मिलेगा, कल इन्हीं दो चार जेवरों को बेचकर ठौर ठिकाना बनाना है। यह कहो कि आपने जिस्म की चर्बी पर जिंदा है। यानी वह कहता है कि जो भी हमारे पास गहने हैं सोने के, वह तो बेचने ही पड़ेंगे। यानी मुफ्त का जो राशन है वह कितने दिन मिलेगा, यानी हम कैंप में कितने दिन रहेंगे। एक ना एक दिन तो यहाँ से जाकर खुद का ठिकाना, खुद का मकान बनाकर या रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा वह कहते हैं। अच्छा अच्छा भाई रहने दीजिए, विमल जी ने दोनों को शांत करने के लिए कहा। हम तो आपको पॉलिटिकल सफ़र
राजनैतिक पीड़ित मानते हैं। यानी वह कहता है कि जो विमल है वह कहता है कि तुम पर राजनीति पीड़ित, यानी जो राजनीति की जो नेता है, नेता, उन्होंने अन्याय अत्याचार किया ऐसा समझते हैं। जो कुछ बन पड़ता है कर रहे हैं और कर सकेंगे तो करेंगे। यानी विमल कहता है जो भी हमसे सहायता होती है वह तो हम करेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। तारा बड़े बड़े 8 पृष्ठ लिख चुकी थी। प्राय 300 परिवारों के नाम धाम चढ़ा दिए थे। छोलदारी में बाहर शांति थी, सब लोग चले गए थे। तारा ने लौट जाने का उपयुक्त अवसर समझा। यानी तारा जो 8 पृष्ठ लिख चुकी थी और अन्य जो कुछ भी बचे थे और जो भी 100 परिवार थे, 100 परिवारों के सभी के नाम धाम पता वह सब कुछ डिटेल में था। वह सब कुछ लिख रही थी और छोलदारी में शांति थे, यानी वहाँ पर कोई नहीं था, सब कुछ शांत वातावरण था। तो तारा को ही लगा कि मैं भी आप जा सकती हूँ, ऐसा उसको जाने का अवसर आया, यानी ख्याल आया। बाहर आई तो केवल विमल जी और भजन ही थे। यानी बाहर आई तो ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, केवल वहाँ पर विमल और जो भजन लाल दोनों ही थे। तारा लिस्टें और नकल किए फुल स्केप कागज़ विमल जी के सामने रख कर बोली। यानी तारा ने जो भी प्रश्न लिखे थे वह विमल जी के सामने रखे और बोली, भाई साहब दोपहर बाद आकर फिर लिख दूंगी। ज़रा झिझकी और कहा, यह तो मैं कर दिया करूँगी, आप कहीं स्कूल वगैरह का नाम बता सकने में मेरी सहायता कर सके तो। यानी वह कहती है कि आप ज़रा सहायता करते हो, स्कूल वगैरह का नाम यदि बताते हैं तो बाकी का काम है जो भी वह भी मैं करूँगी, ऐसा वह कहती है। और अभी दोपहर हुई है, मैं ज़रा जाकर आती हूँ, ऐसा कहती है। आप इतने लोगों का बोझ उठा रहे हैं। हाँ हाँ, विमल जी ने स्वीकार किया। यानी वह कहता है विमल कि स्वीकार किया, वह बताने के लिए हमने तो सब स्कूलों में और दूसरी संस्थाओं से भी अनुरोध किया है कि यहाँ भी आवश्यकता का अवसर हो हमें सूचना दे। यानी वह कहता है कि जहाँ भी आवश्यकता करने का अवसर हो, यानी जहाँ भी वह मदद करने वाले लोगों की आवश्यकता हो वहाँ हमें सूचित करें। बहुत सी अच्छी पढ़ी लिखी बहनें काम करना चाहती है, आप लोगों में बहुत हिम्मत है, लेकिन बात यह है कि जो पहले वहाँ पहुँच जाएगी उन्हीं के लिए पहले अवसर होगा। यानी वह विमल कहता है कि बहुत से ऐसी पढ़ी लिखी बहनें हैं, स्त्रियां हैं जो कि काम करना चाहती है, लेकिन यह है कि यदि कहीं से सूचना भी मिलती है और उस अवसर पर जो पहले जाता है उसी को वहां जॉब मिलता है, काम मिलता है, ऐसा वह कहता है। आमने सामने की बात का प्रभाव दूसरा ही होता है। यानी नज़दीक का, यानी आमने सामने का प्रभाव दूसरा ही होता है। विमल जी ने तारा को इंद्रप्रस्थ सदन, दरीबा, चावड़ी बाजार के लड़कियों के छोटे बड़े स्कूलों के नाम पते कागज पर लिख कर दे दिए। यानी विमल जी ने जो इंद्रप्रस्थ सदन नामक जो एक स्थान है, वहाँ के स्थान के पास जितने भी लड़कियों के स्कूल है उन स्कूलों के नाम लिखकर एक कागज पर दिए। प्रसन्न ब्राह्मणी ने तारा से अनुरोध किया था कि तारा उसे अपना राशन कार्ड और ईंधन के लिए 4 पैसे दे दे तो तारा के लिए रोटी सेक दिया करेगी। यानी जो ब्राह्मणी है वह ब्राह्मणी कहती है तारा यदि उसका राशन और राशन पर जो भी ईंधन मिलता है वह ईंधन यदि वह देती है तो उसकी रोटियां भी वह बना लेगी, ऐसा वह पकाएगी, ऐसा वह कहती है। तारा उसकी अवस्था जान गई थी। प्रसन्नों का जेठ उसे और उसके लड़के को स्टेशन पर छोड़कर बम्बई जाते समय रुपया पैसा कुछ नहीं दे गया था। यानी जो ब्राह्मणी था, ब्राह्मणी का जो जेठ था वह उनको यहाँ पर छोड़कर बम्बई की ओर चला गया था, उनको यहाँ छोड़कर, और जाते समय पैसा और रुपया कुछ भी नहीं दिया था, सब कुछ अपने साथ ही ले गया था। बेचारे ने साहस से निर्वाह का साधन बना लिया था। यानी उसने साहस से कैंप में जीने का साधन बना लिया था। वहाँ अच्छी अवस्था के बाल बच्चेदार शरणार्थियों के कपड़े धो देती थी, एक आने में 10 कपड़े। यानी वह क्या करती थी, जो ब्राह्मणी है वह जो अच्छे घर के बाल बच्चे हैं, लोग हैं, उन शरणार्थियों के कपड़े धोती थी। यानी एक आने में 10 कपड़े धोती थी। वह साबुन कपड़ा धुलाने वाला देता था। यानी जो भी कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए वह कपड़ा धोने वाला ही देता था, और वह एक आने में 10 कपड़े धो कर देती थी।
3-4 आने रोज कमा लेती थी। 1 मास तक मुफ्त राशन मिलने का नियम था। उसे कैंप में आए 22 दिन हो चुके थे। यानी कैंप में सिर्फ 1 महीने यानी 30 दिन के लिए ही मुफ्त में राशन मिलेगा और उसके बाद उसको राशन मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, ऐसा कैंप का नियम था। और उसी नियम के अनुसार उसको आकर 22 दिन हो चुके थे और अब जो एक माह होने के लिए 30 दिन होने के लिए 8 ही दिन बचे थे। निहाल देवी प्रसन्न ब्राह्मणी की बात टोक कर बोल पड़ी, ईंधन का क्या है, 4 पैसे किस बात के, जहाँ 2 किए लिए रोटी सीखती है 3 के लिए भी सीख जाती है। यानी वो निहाल देवी कहती है कि ईंधन की क्या बात है, यहाँ 2 लोगों के लिए भी जितनी रोटी सेकती है बनती है तो 1 के लिए 3 के लिए भी क्यों ना सेकेगी, ऐसा वो कहती है। हम खुद बहन का राशन लाकर रोटी बना देंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। यानी वो तारा को कहती है कि जो निहाल देवी, हम खुद तारा का राशन लाकर रोटी बना देंगे। निहाल देवी ने तारा को सुनाकर ब्राह्मणी की ओर देखा, यानी तारा को कहा कि हम तुम्हारा राशन लाकर ईंधन लाकर रोटी बना देंगे, और उसने ब्राह्मणी की तरफ देखा। इसके पास बर्तन भी कहाँ हैं, अभी हमसे कभी धम्मों से बर्तन मांग कर अपना बनाती है। यानी जो ब्राह्मणी जो है इसके पास अभी वह कहती है निहाल देवी कि इसके पास तो बर्तन भी नहीं है, कभी मेरे पास से लेती है तो कभी धम्मों के पास से लेती है। तारा का मन तो ब्राह्मणी से ही सहयोग के लिए था, यानी तारा का जो मन था कि ब्राह्मणी से मदद ली जाए, परंतु बड़बोली निहाल देवी से झगड़ा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपना राशन कार्ड उसे ही दे गई थी। यानी जो तारा जो है, तारा कहती है, तारा ब्राह्मणी से मदद लेना चाहती थी, लेकिन निहाल देवी जो है वह झगड़ालू है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति है उसकी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस झगड़ालू से क्यों पाला पड़े, इसलिए उसने राशन कार्ड दे दिया। दोपहर में लौटी तो झोपड़ी में केवल धम्मो, उसकी सास और 3 दिन पूर्व आई जवान स्त्री रीखो ही थी। यानी वहाँ दोपहर में तारा जब लौटी तो केवल झोपड़ी में धम्मो और उसकी सास और 3 दिन पूर्व आई एक जवान स्त्री ही बैठी थी। गुजरावाल की अपाहिज बुढ़िया तो घुटने समेटे अपनी चटाई पर पड़ी ही रहती थी। यानी जो बुढ़िया थी गुजरावाला की, वह तो अपाहिज की तरह पड़ी ही रहती थी। निहाल देवी तारा के हिस्से की रोटी दाल ढक कर धम्मो को बता गई थी। यानी निहाल देवी ने तारा का जो भी भोजन है दाल और रोटी वह बनाकर ढक कर धम्मो के पास रख गई थी। 2 ही दिन में झोपड़ी की स्त्रियों की धारणा हो गई थी कि तारा कैंप के दफ्तर की छोलदारी में जाकर मर्दों के बराबर कुर्सी पर बैठती है। यानी जो झोपड़ी में जो महिला स्त्रियाँ थी वह उन स्त्रियों में चर्चा होने लगी थी कि 2 दिन से तारा वहाँ जब छोलदारी में जाकर मर्दों के साथ यानी पुरुषों के साथ बैठती है, कुर्सी पर काम करती है। यानी एक स्त्री होकर दूसरे स्त्री के बारे में एक बुरा सोचती है। यह भी एक हमारे समाज का एक बुरा हाल है, लांछन है। वह पढ़ी लिखी है, अच्छे बड़े घर की है, उसकी बात मानी जाती है। प्रसन्नों ने अपने 4 बरस के बच्चे को सर्दी के भय से बचाने के लिए एक कंबल दिला देने के लिए तारा से प्रार्थना की थी। यानी वह पढ़ी लिखी है, अच्छी है और वह इसलिए वहाँ पर जाकर वह लिखा पढ़ी का काम कर रही है। और जो ब्राह्मणी है वह ब्राह्मणी कहती है तारा से, निवेदन करती है, अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि इस सर्दी में बच्चे को बचाने के लिए एक कंबल देने की प्रार्थना करती है। प्रसन्नों की पोटली में एक जोड़ा कपड़ों के अतिरिक्त कुछ न था। यानी वो ब्राह्मणी के पास सिर्फ एक कपड़ा जोड़ी ही थी, उसके पास अन्य कुछ भी नहीं था। आधी रात के बाद सर्दी होने लगी थी। तारा ने कह दिया, मेरा कंबल बच्चे को ओढ़ा देना, मेरे लिए अभी चादर ही बहुत है। यानी आधी रात हो गई है और बच्चे को सर्दी ज़्यादा लग रही थी, जाड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो वह तारा कहती है कि बच्चों को तारा खुद का चादर देती है और बच्चों को बच्चे पर ओढ़ने के लिए देती है, और वो कहती है कि मेरे लिए चादर ही काफ़ी है। एकांत देखकर धम्मो की सांस उसके समीप आकर धीमे से बोली, बेटी, कैंप वाले कह रहे हैं कि हमें यहाँ 1 महीना हो गया है, हमें कहीं बहुत दूर
दूर कंग कैंप में जाने के लिए कह रहे हैं। यानी वह जो धम्मों की सास है वह कह रही है तारा से, हमें तो यहाँ आकर 1 महीना हो चुका है और कैंप का नियम है कि 1 महीने तक ही मुफ्त में राशन और रहने के लिए मिलेगा, इसके बाद नहीं। और वह यहाँ आकर 1 महीना हुआ है और अभी यहाँ से बहुत दूर किसी कंग कैंप में जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा वह कह रही है। दूर जंगल में कैंप बताते हैं, वहाँ राशन नहीं देते। मैं 2 बच्चों और जवान बहू को लेकर कहाँ जाऊंगी? सुना है बेवाओं को मकान मिल रहे हैं, हमें कोई जगह दिला दे, हम लोगों का चौका बर्तन करके गुजारा कर लेगी, बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? यानी वो धम्मों की सास कहती है, पहले ये धम्मों की सास ब्राह्मणी और वह जो अन्य एक नाम है निहाल देई, यह सब कुछ उस तारा को डांट रहे थे जब वह बंटी का देहांत हो जाता है और फिर वो लौट आती है, फिर उसको बड़ा भूला कह रहे थे, भला बुरा कह रही थी और उसके चरित्र पर लांछन लगाकर यह स्त्रियां बोल रही थी। और अभी यही स्त्रियां उसको सहायता के लिए अनुरोध कर रही है। तो वह धम्मों की सास कहती है कि वह कहती कि वहाँ कैंप में राशन भी नहीं मिलेगा और वहाँ तो बहुत जंगल में है। तो वह सुनाया है कि बेवाओं को यानी विधवा स्त्रियों को मकान भी दिए जा रहे हैं, कहीं यहाँ पर मकान देने की गुजारिश कर। ऐसा वह कहती है कि हम यही घर में बर्तन मांज कर बच्चों को और परिवार को पाल लेंगे, ऐसा वह कहती है। निहाल देई के आ जाने से बुढ़िया तुरंत चुप हो गई। तभी निहाल देई आती है, तब वह जो बुढ़िया है वह चुप हो जाती है। तारा दाल रोटी खाकर अपनी चटाई पर कंबल बिछाकर लेट गई। यानी तारा ने दाल रोटी खाई, जो भी भोजन है वह किया और आप कंबल बिछाकर लेट गई। वह सोच रही थी क्या करे, छोलदारी में जाकर लिस्टें नकल करने के बजाय किसी स्कूल में कुछ पता क्यों न करे। यानी वह कहती है कि तारा सोच रही है कि लेटे लेटे कि छोलदारी में जाकर लिखने में यानी नकल उतारने, यानी इस पन्ने का देखकर उस पन्ने में लिखने, ऐसे नकल उतारने जाने से बेहतर है कि किसी स्कूल में जाकर पूछताछ करे। इस समय यदि बंटी की मृत्यु को 6 दिन ही हुए थे। यानी वह सोचती है कि इस दिन मेरे साथ यदि बंटी की मृत्यु होकर 6 दिन हुए थे। एकांत पाकर तारा को वही विभत्स घटना दिखाई देने लगती थी। यानी जब भी वह तारा एकांत में बैठती थी या एकांत में सोचती थी तो तुरंत उसको बंटी के बारे में ख्याल आता, बंटी के विचार उसके मन में आता। तारा जितना ही उसे याद नहीं करना चाहती थी वह घटना उतनी ही अधिक याद आती थी। यानी तारा जितनी भी याद नहीं करना चाहती थी जो बंटी के साथ घटित हुआ वह घटना याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह घटना बंटी की मृत्यु की वह बात उसके मन में, उसके जहन में आती ही रहती थी। और यह हर एक इंसान की यह सहज प्रवृत्ति है। कोई बुरी चीज़ है या कोई भी चीज़ है, हम जिसको याद नहीं करना चाहते हैं या उसको नज़रअंदाज करते हैं वही चीज़ हमें याद आती है, वही चीज़ हमारे सामने बार बार आती है। यह सहज प्रवृत्ति है। बंटी के साथ महीना भर भी नहीं रही थी, परंतु उससे जन्म का संबंध जान पड़ता था। यानी बंटी को मिलकर ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ था, फिर भी बंटी के साथ का जो संबंध था वह जन्मों जन्म का संबंध जान पड़ता था तारा को। 2 मास 5 दिन पूर्व लाहौर में तारा ने बहू बनकर ससुराल में कदम रखा था। यानी दो मास 5 दिन पूर्व, यानी 2 मास यानी 60 दिन और 5 यानी 65 दिन पूर्व लाहौर में तारा की शादी हुई थी और ससुराल में कदम रखा था। उसी दिन आधी रात में बन्नी हाथे पर पड़ोस से मुसलमानों का भयंकर आक्रमण हो गया था। यानी जिस दिन शादी हुई और शादी होने के बाद वह ससुराल में गई, उसी दिन पड़ोस के जो मुसलमान थे उन्होंने भयंकर आक्रमण किया था। तारा को ससुराल के मकान की 3री मंजिल पर अपनी सुहागरात के कमरे से छत की मुंडेर लांघकर 7 लगे मकान की छत पर कूद जाना पड़ा था। यानी उसी दिन जो आक्रमण हुआ मुसलमानों का, उस दिन तारा की सुहाग रात थी, यानी तारा के शादी की पहली रात थी और उस रात में वह 3री मंजिल के मकान में थी। तो वह सब कुछ देखकर तारा जो छत पर गई और दूसरे मुंडेर यानी जो टीन रहते हैं और टीन के ऊपर से थोड़ी सी दीवार, एक 3-4 ईंटों की दीवार ऐसी लगाती है, उसको मुंडेर कहते हैं क्योंकि वह हवा या
तेज हवाएं आए तो वह तीनों न उड़े, इसलिए वह बनाई दी जाती है। तो वह उस पर चढ़ कर बाजू के मकान पर कूद कर वहाँ से जाना पड़ा था, बाहर निकलना पड़ा था। उस क्षण से वह पाँव में चप्पल, सैंडल, स्लीपर के बिना ही थी। यानी उस समय जब वो हम भाग आई थी तो उस समय खुद को बचा कर आई थी, उस समय कोई चप्पल या कोई स्लीपर उसके पाँव में नहीं थी। उस घटना से पहले बचपन के खेल कूद और घना चौकड़ी छोड़ देने के बाद से उसे चप्पल, स्लीपर या जूता के बिना कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। यानी इससे पहले उसने कभी बिना चप्पल के कहीं बाहर नहीं गई थी, यानी घर के बाहर नहीं गई थी। अमृतसर में और पहाड़गंज की गलियों में नंगे पांव घूमने से तारा को लतुओं में कष्ट अवश्य अनुभव हुआ था। यानी अमृतसर में और पहाड़गंज में जब वह घूम रही थी, पहाड़गंज में बंटी के साथ उसके परिवार का पता ढूंढने के लिए निकली थी, तो वह नंगे पाँव यानी बिना चप्पल के चल रही थी। तो पाँवों में एक दर्द उत्पन्न हो रहा था, परंतु पाँव नंगे होने के कारण संकोच या लज्जा अनुभव नहीं हुई थी। यानी स्थिति उस प्रकार की थी। पाँव में दर्द हो रहा था, लेकिन हम बिना चप्पल के नंगे पाँव चल रहे हैं, इसकी लज्जा कोई अनुभव नहीं हो रही थी, क्योंकि माहौल वैसा ही था। अब डॉक्टर श्यामा ने भद्र महिलाओं जैसे कपड़े भेज दिए थे। नंगे पाँव चलना खटकता था। कैंप की भूमि से कांट या कंकर नहीं थे, फिर भी संकोच की असुविधा अनुभव हो रही थी। यानी तब उसके बदन पर कपड़े थे, वह कपड़े भी फटे हुए मैले हुए थे, तो वह नंगे पाँव का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, कुछ लज्जा नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर श्यामा ने एक अच्छे कपड़े दिए थे, यानी भद्र महिला के, यानी अच्छे कपड़े दिए थे पहनने के लिए, तो वह नंगे पाँव उसको खटक रहे थे, यानी नंगे पाँव चलना उसको एक असुविधाजनक लग रहा था। इतना ही नहीं, रात में पहनी मसली हुई धोती पहनकर झोपड़ी से बाहर जाते भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु दूसरी धोती पहनकर उसे भी खराब नहीं कर देना चाहती थी। यानी रात के समय जो रात में पहनने की जो धोती है वह पहनकर वहाँ जाने के लिए कुछ भी नहीं महसूस होता था, लेकिन वहाँ अच्छी ही रहे, मैली न हो जाए, यह उसको चाहती थी, यानी एक संभाल कर रखती थी। तारा सोच रही थी कि स्कूल में नौकरी की बात करने के लिए जाएगी तो उस समय तो दूसरी साड़ी पहन लेनी, परंतु पाँव में कुछ भी न होने से कितना हास्यास्पद लगेगा, लोग क्या समझेंगे। यानी तारा सोच रही है कि किसी स्कूल में या कॉलेज में मैं नौकरी ढूंढने के लिए जाऊंगी तो जाने के लिए एक अच्छे कपड़े या अच्छी साड़ी पहन कर जाना पड़ता है, और उसमें मैं नंगे पाँव जाऊंगी, मेरे पैर में चप्पल नहीं होंगे, तो लोग क्या समझेंगे, ऐसा वह कहती है। बंटी ने पति की खोज में पहाड़गंज की ओर जाते समय देव की माँ से मिले रुपया तारा के दुपट्टे की खूंट में बंधवा दिए थे। यानी जब वहाँ बंटी और तारा अपनी पति या अपने परिवार की खोज करने के लिए पहाड़गंज की तरफ जा रही थी, जब देव की माँ ने, यानी वहाँ अमृतसर में देव की माँ उनको मिली थी, और वो देव की माँ ने जो भी 5-5 रुपये दिए थे, वहाँ 5 रुपये जो थे बंटी ने तारा के दुपट्टे में बांध रखे थे। बंटी की मृत्यु के पश्चात वह 9 रुपये ही तारा की संपूर्ण पूंजी थी। यानी अभी 9 रुपये कैसे हुए, यानी देव की माँ ने 5-5 के 2 नोट, एक बंटी को दी थी, एक तारा को दी थी, और उन्होंने यहाँ दिल्ली में आकर पहाड़गंज की तरफ जाते हुए 1 रुपये की इन्होंने पूरियाँ खाई थी, और फिर बचे थे 4 रुपये। इनके पास के तारा के पास के 5 रुपये और बंटी के पास के 4 रुपये, यानी कुल मिलाकर 9 रुपये ही थे, और वह 9 रुपये इसके दुपट्टे के एक छोर में बंधे हुए थे, और कुल पूंजी 9 ही रुपये थी उनके पास, तारा के पास। वह इस धन को विशेष आवश्यकता या आड़े समय के लिए अपनी चोली में खोस कर सावधानी से रखे थी, पर चप्पल के लिए खर्च किए बिना कोई चारा न था। यानी वहाँ उन्होंने जो भी 9 रुपये थे तारा ने, वहाँ किसी आवश्यक समय के लिए या कोई परेशानी आएगी तब निकालने के लिए रखे थे, लेकिन अब पाँव में चप्पल नहीं है तो कोई चारा भी नहीं था, कोई और साधन भी नहीं था, तो वह
जीतने के लिए तैयार हो गई। कैंप के आसपास की जगह और दिल्ली नगर की सबसे अधिक जानकारी निहाल देवी को थी। यानी कैंप के आसपास और दिल्ली के शहर की नगर की जो जानकारी थी वह निहाल देवी को थी। तारा ने निहाल देवी से पूछा, बहन, यहाँ समीप बाजार में सस्ती सी चप्पल या स्लीपर मिल जाएंगे? यानी वहाँ निहाल देवी से तारा पूछती है कि बहन जी, यहाँ समीप कोई सस्ती स्लीपर या चप्पल मिलेगी क्या? ले ले, वहाँ जितनी जैसी चाहो हजारों दुकानें हैं, यह कोई पिंड ग्राम थोड़ी ही है। यानी निहाल देवी कहती है कि यह कोई छोटा सा गांव या छोटा सा कस्बा थोड़ी ही है, यह तो बड़ा शहर है, जितनी चाहे उतनी दुकानें यहाँ पर है। निहाल देवी ने झोपड़ी के द्वार की ओर संकेत करके कहा। वह तारा को बाजार ले चलने के लिए उत्सुकता से तैयार हो गई। यानी निहाल देवी जो है वह तारा को बाजार ले जाने के लिए उत्सुकता से तैयार हो गई। तारा और निहाल देवी कैंप से कश्मीरी गेट की ओर कुछ ही कदम बढ़ी थी। निहाल देवी झुंझला उठी। देख न, इन अत्रो निर्लज्ज निर्बंसियों को कैंप से लड़कियां निकलती है तो उनके पीछे हो जाते हैं, दे छेड़खानी करने लगते हैं। यानी जो वहाँ तारा निकल जाती है और जो भी वहाँ लड़के हैं वह लड़के एक छिचोरापन करते हैं और उसको देखकर निहाल देवी कहती है, यह तो बिना काम के, यानी निर्लज्ज निर्बंसी, वो निर्बंसी हो, यानी उसको कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, ऐसे ही बिना काम के है। ऐसे राजा निर्बंसिया जैसे कमलेश्वर की कहानी है उसी प्रकार, और वो निर्लज्ज निर्बंसिया है की तरह वहाँ लड़कियों को छेड़छाड़ करने लगते हैं। तारा सहम गई, आंखें तो न उठाई पर कनखरियों से देख लिया। एक छोकरा निहाल देवी से बात करता साथ साथ चल रहा था। यानी तारा ने ऊपर उठाकर आंखों से नहीं देखा था, लेकिन जो निहाल देवी से एक लड़का जो है वह बात करते करते साथ साथ चल रहा था। कोठरी कमरा चाहिए, जगह बता दे, तारा ने लड़के का शोर सुना। यानी वह निहाल देवी से कह रहा है कि कोठरी कमरा चाहिए, जगह बता दे। यानी वह कहता है कि जगह बता दे, कोठरी कमरा चाहिए। ऐसा कहती हुई तारा ने सुना उस लड़के का शोर। चल हट ओना, तेनू क्या, हमको नहीं चाहिए दा, निहाल देवी ने हिंदी में बोलकर लड़के को फटकार दिया। यानी वह कह रहा है निहाल देवी से कि कोई कमरा या मकान चाहिए क्या? तो वह निहाल देवी कहती है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बहुना कहीं का, ऐसे कर उसको हट देती है और वो हिंदी में फटकारती है, हिंदी भाषा में। कोई गहना कपड़ा सौदा बेचना खरीदना हो तो हम ठीक दुकान बता द, लड़का फिर बोला। लड़का फिर से बोलता है कोई गहना कपड़ा खरीदना है या बेचना है तो हमें बताइए, हम दुकान जानते हैं। चल बोया रंडी छटना, मर रांड छोड़ने वाला, दूर हट सांडे, पीछे पड़ा है। यानी वह कहती है, निहाल देवी उसको गालियाँ देती कि जा मर, रंडी छेड़ना, यानी लड़कियों को छेड़ने वाला, औरतों को छेड़ने वाला, ऐसा वह कहती है। और निहाल देवी ऐसी ओर से घूमकर क्रोध में हाथ मटका कर उसे फिर डांटा और पीछे आने से मना किया। यानी उसको डांटा निहाल देवी ने और हाथ उठाकर उसको डांटा और पीछे दोबारा न आने के लिए उसको कहा। ए है, ऐसी क्यों बिगड़ती हो? लड़के ने धृष्टता से कहा। यानी लड़के ने एक धृष्ट होकर कहा कि ऐसे क्यों बिगड़ती हो, यानी ऐसे क्यों गुस्सा करती है। तारा कनकरियों से देख रही थी छोकरे के मैले कपड़े, परंतु खूब तेल लगाकर संवारी हुई जुल्फे और दांत दिखाती सूरत उसे बहुत घिनौनी लगी। यानी जो तारा देख रही थी, नीचे देखकर ही तारा चल रही थी, लेकिन उस लड़के के कपड़े जो थे वह कपड़े मैले हुए थे और ज़्यादा तेल लगाया हुआ था बालों पर, और उसके बाल बनाए हुए थे। लेकिन जो हंस रहा था, जो उसकी सूरत थी, उसके दांत दिख रहे थे, उस पर वह घिनौना लग रहा था तारा को। कश्मीरी गेट के भीतर पहुंचकर निहाल देवी ने तारा को समझाया, यहाँ तो मरे दूने दाम मांगते हैं, पुल पार चांदनी चौक है, वहाँ सैकड़ों दुकानें हैं। यानी वह निहाल देवी कहती है तारा से, यहाँ तो कुछ भी दाम बताते हैं, बराबर नहीं देते, लेकिन चांदनी चौक सड़क लांग कर यदि जाते हैं तो चांदनी दुकान पर सैकड़ों यानी बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ थोड़े सस्ते में चप्पल मिल जाएगी। चांदनी चौक समीपी है जानकर तारा को उत्साह हुआ, बोली, सुना है उधर ही दरीबा है, चावड़ी बाजार है, वहाँ लड़कियों के स्कूल भी है, चप्पल ले ले,
फिर आप रास्ता जानती है तो ज़रा स्कूल तक मेरे साथ चलेगी। यानी वह चांदनी चौक यहाँ से समीप है, ऐसा निहाल देवी कहती है। तो तारा को लगा कि चांदनी चौक और फिर वहाँ से जो वहाँ से जो है चौड़ी बाज़ार और वहाँ के स्कूल नज़दीक है। यानी उसको विमल ने जो कुछ भी लिखकर स्कूलों के नाम और स्थान के नाम दिए थे, तो वह कहती यहाँ से नज़दीक है, तो मेरे साथ तुम किसी स्कूल में चलोगी क्या, ऐसा वह निहाल देवी से पूछती है। ले वहाँ उसमें क्या है, तू डरती क्या है वह बहना, निहाल देवी ने आश्वासन दिया। यानी निहाल देवी ने आश्वासन दिया कि तू डरती क्यों है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी। पूछ पूछ कर तो आदमी बलक बुकारे पहुँच जाता है। यानी वहाँ निहाल देवी कहते हैं कि पूछ पूछ कर आदमी कहाँ की भी खोज निकाल सकता है, और ऐसा वह कहती है। दुकानदार ने चप्पल का दाम 6 रुपया बताया। निहाल देवी ने भावतोल और जिद करके तारा को 3.5 में दिला दी। यानी दुकानदार ने चप्पल का जो रेट दाम था वह 6 रुपये बताया, लेकिन निहाल देवी जो थी उन्होंने बात करके कुछ मरोड़ के कम ज़्यादा करके वह 3.5 रुपये में 3.5 के 4 तो लाहौर के दुकान में यानी 3.5 रुपये में दिलवाई दी थी। यानी 3.5 रुपये में खरीदी थी। 3.5 के 4 तो लाहौर के दुकानदार भी बता देते थे, परंतु 3.5 के 6 बताए जाते देख कर तारा को जान पड़ा कि ठगों की नगरी में आ गई है। यानी तारा को लगा कि 3.5 की चप्पल या 4 की चप्पल होगी और 6 रुपये यह दाम बता रहा है, तो यह हम ठगों की यानी लूटने वालों के नगरी में आ गए, ऐसा तारा को लग रहा था। तारा को लड़कियों के स्कूल तक पहुंचा देने के लिए निहाल देवी निधड़क जहां तहां रास्ता पूछ पूछ कर उसे टकरा नील और दरीबा की गलियों में से गई। यानी वह तारा के लिए लड़कियों का स्कूल ढूंढने के लिए वह बेधड़क होकर यानी निडर होकर रास्ता पूछती थी, और वह गलियों से होकर गलियों में जाने लगी थी। गलियां लाहौर की गलियों की तरह ही तंग और लंबी थी, परंतु लाहौर की गलियों की तरह स्त्रियों की महफिलें गुजान नहीं थी। यानी लाहौर में जिस प्रकार लाहौर की गलियों में स्त्रियों की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन इधर दिल्ली की गलियां लाहौर की गलियों की तरह ही लंबी चौड़ी थी, लेकिन यहाँ स्त्रियों की भीड़ बहुत कम थी। कहीं कोई मर्द मिल जाता तो विस्मय से घूरकर देख लेता था। स्थानीय स्त्रियां धोती साड़ी पर चादर ओढ़े गली गली में मिल जाती तो ऐसे ऐपे बचकर राह लेती, मानो छू जाने का डर हो। यानी कोई मर्द पुरुष दिखता था तो वह एक विस्मय से देखता था, एक आश्चर्य से देखता था, और वो जो भी स्त्रियां है धोती या साड़ी पहनकर या चादर ओढ़ कर मिलती थी, और वह ऐसी चलती थी मानो कोई ऐसे छू ना सके या डर ना सके, ऐसा इसलिए वह छू जाने का डर हो ऐसा वह बचती थी। कभी टिप्पणी सुनाई दे जाती रिफू जने हैं बड़ी तेज होवे है। यानी वह कहते हैं कि रिपू जने हैं बड़े तेज हुए हैं। 2 स्कूल में तारा को सहानुभूतिपूर्ण उत्तर मिला। नौकरी के लिए तो प्रबंध कमेटी में दरखास्त की दीजिए। स्कूल कमेटी के सेकेंडरी का नाम और पते भी बता दिए गए। यानी जो स्कूल में जाकर सहानुभूति मिली, यानी एक अच्छा सा एक सकारात्मक उत्तर मिला, और उनको कहा कि जो भी कमेटी है, जो भी प्रबंध कमेटी है नियुक्त करने वाली, उनको वहाँ जाकर तुम अपना अर्ज दे दो या निवेदन दो, ऐसा कहा। और वह कमेटी दरखास्त दीजिए, यानी वहाँ पर निवेदन दीजिए, और स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी का नाम और पता भी बता दिया गया था। अन्य स्थानों पर विरोधापूर्ण प्रतिक्रिया हुई। न जाने कहाँ से रेवड़ छूट कर चली आई है, 2-4 रोज चली आवे है, इनके न घर का पता न घाट का, मास्टरनी बनेगी, हम यहाँ 8-10 बरस से पड़ा रही है, इन्हें आवे क्या है। यानी वो अन्य जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर कुछ पर यानी एक नकारात्मक उत्तर मिला, और वहाँ के जो पहले से जो शिक्षक है या टीचर है वह कह रहे हैं कि हम तो 8-10 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहीं पर है, और वह ये तो अभी 2-4 दिन में आई है और यह क्या पढ़ाएगी, ऐसा वह कह रहे थे। और इसका कोई आता न पता, मास्टरनी बनने आई है, ऐसा वह कह रहे थे। तारा घूम घूम कर थक गई थी। असफलता ने उसे और भी परास्त कर दिया था। यानी तारा घूम घूम कर पैदल चल कर थक गई थी, और जो भी असफलता मिली थी कई स्थानों पर, तो वह सुनकर परास्त यानी एक वह
थक गई थी। समझ गई बिना किसी सूत्र के नौकरी नहीं मिलेगी। लाहौर में भाई को भी नौकरी के लिए सिफारिशों का सहारा लेना पड़ा था। यानी वह कहती है कि कोई सिफारिश के बिना यहाँ नौकरी मिलना मुश्किल दिखता है। यानी लाहौर में मेरे भाई को जो नौकरी मिली थी वह भी किसी सिफारिश से भी मिली थी। चांदनी चौक की भीड़ से उसे घबराहट हो रही थी। कंधों पर दो बार ठुसके भी लग चुके थे। यानी वह चांदनी चौक में जो भीड़ थी उस भीड़ से तारा को डर लग रहा था। और इतना ही नहीं, कंधों को 2 बार किसी ने धक्का भी दिया था। सामने से आता जाता कोई छोकरा आँख लड़ा लेने का भी यत्न कर जाता। यानी सामने से कोई लड़का आ रहा है तो वह तारा से आँख मिलाने का भी प्रयत्न करता था। कभी बोली ठोली भी सुनाई दे जाती, मानो बाजार में किसी रक्षक मर्द के साथ न होने से वह मजाक बनने के लिए ही आई थी। यानी उसके साथ में, तारा के साथ में कोई पुरुष नहीं, सिर्फ निहाल देई और यह है। यानी 2 ही स्त्रियां हैं और इसके साथ कोई सुरक्षा न होने के कारण, कोई मर्द न होने के कारण वह केवल मजाक का पात्र बनने के लिए ही आई थी, ऐसा लोग समझ रहे या खुद समझ रही है तारा। निहाल देई बोले बिना न रहती। उसका बोलना तारा को अच्छा न लगता। याद आया बंटी के साथ अमृतसर में पहाड़गंज में कितना घूमना पड़ा था। उस समय तो ऐसा नहीं होता तो बंटी अवहेलना ही कर लेती। तारा कैंप में लौट जाना चाहती थी। यानी वह यहाँ पर जो आते जाते जो मर्द है, पुरुष है, वह एक छेड़खानी, एक घृणामय दृष्टि से देखते थे और वह तारा को एक अजब सा लगता था। लेकिन अमृतसर में जब पहाड़गंज में यह लोग घूम रहे थे तो उसके साथ बंटी थी, लेकिन तब इतना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब घृणा हो रही है और तारा जल्द से जल्द कैंप में लौटना चाहती है। निहाल देई ने प्रस्ताव कर दिया, न यहाँ की चाट बहुत बढ़िया होती है। तारा नहीं चाहती थी पर निहाल देई न मानी। यानी निहाल देई कहती है तारा से कि यहाँ की चाट तो बहुत बढ़िया होती है। तारा नहीं चाहती थी पैसे खर्च करना, लेकिन निहाल देई मान ही नहीं रही थी। तारा अकेली लौट नहीं सकती थी, क्या करती। वह बिना कुछ खाए निहाल देई के समीप गर्दन झुकाए खड़ी रही। यानी वहाँ पर तारा अकेली कैंप की तरफ नहीं जाना क्योंकि आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो वह कुछ न कर सकी और उसके साथ चली गई। और लेकिन निहाल देई खा रही थी और तारा उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़ी थी। उसे चाट वाले का पत्तों को अपनी जांघ पर कसी धोती पर पोंछकर मटक और मुस्कुराकर निहाल देई से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। यानी जो चाट वाला जो है, वह चाट वाला अपनी जांघों पर कसी धोती और जो धोती है उस धोती को पोंछकर फिर मटक कर मुस्कुरा कर निहाल देई से बात कर रहा था। यह तारा को एक अजब लग रहा था। तारा को यह देख खीज आ रही थी, परंतु क्या करती। निहाल देई मिर्चों से सू सी करती जा रही थी, परंतु एक एक करके 4 पत्ते चाट गई। यानी निहाल देवी जी को तीखा लग रहा था, फिर भी बातें करते करते 4 चाट खा गई थी। निहाल देई को कैंप लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। चाट वाले की यहाँ से चलते चलते ही सांझ हो गई थी। यानी निहाल देई को कैंप जाने की कोई जल्दी नहीं थी, वह धीरे धीरे आ रही थी और वो चाट वाले से आते आते सांझ हो गई, यानी शाम हो गई। निहाल देई नीचे झूमती चाल में इधर उधर का रंग देखती, कोई न कोई बात तारा को सुनाती चल रही थी। यानी वह निहाल देई जो यहाँ वहाँ का वातावरण, जो भी सड़क के किनारे, वह देखते देखते आ रही थी और तारा को यहाँ वहाँ की किस्से सुनाकर बात करते हुए आ रही थी। 3 सप्ताह में वह कैंप में बहुत कुछ देख और सुन चुकी थी। कई झगड़े हो चुके थे। 4 नंबर लाइन में एक लड़की को छेड़ने के कारण मारपीट हो चुकी थी। यानी तारा ने, निहाल देई ने यहाँ पर जो कैंप में बहुत कुछ देखा था। जो 4 नंबर लाइन की जो थी स्त्री थी, उस पर एक लड़की थी और उसके साथ
छेड़छाड़ किसी ने की थी और मारपीट भी हुई थी, यह ऐसा वह सुना रही है। 6 नंबर लाइन में एक लड़की किसी लड़के से मिल गई थी। लड़की के माँ बाप ने पहले एतराज़ किया, फिर दोनों को गुरुद्वारे ले गए और दोनों का आनंद कार्य करवा दिया। यानी निहाल देवी बता रही है कि 4 लाइन में तो वह छेड़खानी हुई और मारपीट हुई, लेकिन 6 नंबर के लाइन में एक लड़की थी और वह एक लड़के से उस मिल गई है कैंप में भी, और मिलने के बाद पहले माता पिता ने इनकार कर दिया, फिर गुरुद्वारे ले गए और उसका आनंद कार्य किया, यानी शादी करवा दी। निहाल देवी ने बताया एक अकेली जवान लड़की तारा की ही उम्र की आई थी। यानी निहाल देवी बता रही कि तारा की उम्र की ही लड़की आई थी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी, कैंप वालों के साथ खूब झुली मिली रहती थी। यानी वह कहती थी कि वह भी पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी और वह कैंप वालों के साथ मिली जुली थी। कैंप वाले उसे खूब चाय बिस्कुट खिलाते थे। यानी वह निहाल देवी कह रही है तारा से कि कैंप वाले से वह लड़की मिली थी और वह कैंप वाले उसको चाय बिस्कुट खिलाते थे। जब देखो उसे कोई बुला ले जाता था। निहाल देवी ने कहा मैं तो देखते ही उसका ढंग पहचान गई थी। यानी निहाल देवी तारा से कह रही है कि वह कैंप वाले उसको बुलाने के लिए आते थे और वह जाती थी, मैं तो उस लड़की को देखकर ही उसका ढंग पहचान गई थी। हफ्ते भर में जाने कहाँ उड़ गई, किसी ने फंसा लिया होगा, उड़ा ले गए। यानी वह कहती है कैंप में छोलदारी में जाती थी और वहाँ की छोलदारियों में किसी ने उड़ा लिया होगा, वह ऐसा वह कहती है। बहना मैं तो सुखदेव के लिए बहुत डरती रहती हूँ, क्या मालूम था जवाई ऐसा करेगा। यानी वह निहाल देवी कहती है कि मैं तो सुखदेवी जो उसकी बेटी है उसके लिए तो बहुत डरती हूँ, लेकिन जवाई ऐसा करेगा क्योंकि जवाई ने भी छोड़ दिया था। विदाई पर ही ससुराल गई थी, फिर जवाई लेने आया ही नहीं। ब्याह हुए दो बरस हो गए हैं, पर लड़की है अभी बिल्कुल अल्लड़। यानी वह कहती है कि नहीं, उसके लड़की को लेकर ही मुझको बहुत चिंता होती है, और उसका जो ससुराल वाले उसका जवाई दामाद है वह शादी करके गई थी और फिर वो आई, और फिर उसका जो जवाई है दामाद है वह लड़के को लेने के लिए फिर आई नहीं, और वह कहती है कि वह लड़की ही है बिल्कुल अल्लड़ है, यानी अच्छी है। निहाल देवी और तारा झोपड़ी में लौटी तो प्रसन्न अपनी चटाई पर बैठी खा रही थी और बेटी को भी खिलाती जा रही थी। यानी जो निहाल देवी जो चाट है वह झोपड़ी में लौट कर आई और अपनी लड़की को खिला रही थी, वह भी खा रही थी। नहीं आई जवान स्त्री रिको धमों के समीप बैठ बात कर रही थी। सुखदेव झोपड़ी में नहीं थी, बक्स पर रोटी बनाकर रखी हुई दिखाई दी। यानी जो सुखदेवी जो है वह झोपड़ी में नहीं थी, वह रोटी बना रही थी, ऐसा सुखदेव ने कहा। निहाल देवी ने चिंता से प्रसन्न को संबोधन किया। यानी सुखदेवी ने कहा और निहाल देवी ने चिंता से पूछा हमें क्या मालूम। प्रसन्न ग्राम ग्राम चबाती रही। यानी वह कहती है निहाल देवी कि हमें क्या मालूम, और वह ग्राम जो है वह ग्रास जो है वह चबाती रही। 5 नंबर लाइन में थी उस लड़के प्रसन्नों का लड़का बोल उठा। यानी जो प्रसन्नों का जो लड़का है वह बोल उठा कि 5 नंबर लाइन में थी। तुझे क्या, तू चुप रह, रोटी खा, प्रसन्न ने बेटे को धमका दिया। यानी प्रसन्न का जो बेटा है वह उसको धमका दिया कि चुप, तुझे क्या, वो कहीं भी जाए ऐसा वह धमका देती है। मैं क्या जानूँ, मैं तो लेहंदे बेले सूर्यास्त के समय 3 नंबर वाली से सूखे कपड़े थाली लोटा कर आई हूँ, तो यहाँ नहीं थी। मैंने धम्मों से चाबी मांग कर आटा मांडा और रोटी सेकने धम्मों के चूल्हे पर चली गई थी, अभी आकर बैठी हूँ, चाहे किससे पूछो। यानी जो निहाल देवी की जो लड़की है वह नहीं है, और वह कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ और आकर चाबी ली धम्मों से और फिर आटा निकाल कर वह रोटी सेकने के लिए गई थी। हम क्या जाने, धम्मों की सास बोल उठी, वह क्या हमसे पूछ कर आती जाती है, हम बोले तो अपनी इज्जत उतरवाए। यानी वह जो धम्मों की सास है वह कहती है कि हमें क्या पता, हम यदि पूछते हैं तो हमारी ही इज्जत निकाली जाती है, हम तो चुपचाप ही है, लेकिन वह कहाँ गई है हमें पता नहीं है, ऐसा वह कहती है। यानी एक डर था उस ज़माने में, और पढ़ाते वह इस पेज पर यदि बोर्ड ये हो जाता है तो वह पन्ना तुरंत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है और आज भी यही समस्या हुई है। तो इसको हम कहाँ पर आए थे यह भी मैंने देखा नहीं था, कितने
कौन से पन्ने पर थे वह ढूंढने के लिए तारा चमक कर लांची, यहाँ पर तो नहीं आए थे हम। एक मिनट में अभी लाता हूँ। हम लगभग 160 पन्नों के आसपास होंगे। तो उसी प्रकार का वहाँ का माहौल था और वो धीरे धीरे जो है स्थिति तारा की सुधर रही थी, यानी तारा एक उभरने का प्रयत्न कर रही थी, आगे जाने का, आगे बढ़ने का यत्न कर रही थी, यानी प्रयत्न कर रही थी। और जो एक स्त्री है, एक स्त्री दूसरे स्त्री के बारे में किस प्रकार लांछन लगाती है, यानी एक स्त्री का अपमान या एक स्त्री होकर ही दूसरे स्त्री को यातना पहुंचाना या समस्या में डालना, यह एक विचार करने की बात है। यानी एक स्त्री होकर ही एक स्त्री का विरोध करती है। जैसे बंटी को, जैसे तारा को वह, जैसे बंटी की सास एक स्त्री है और फिर भी उसने उसके बारे में वह बुरा सोचकर उसको घर के अंदर आने नहीं दिया। लेकिन यहाँ कैंप में भी देखो कैसी सोचने की बात है कि जब तारा जब बंटी का जब देहांत हो गया था और तारा वहाँ आई, और तारा आने के बाद वह बेशुद्ध अवस्था में, अर्धमूर्छित अवस्था में आई, और वह आने के बाद वह जो वहाँ की जो स्त्रियाँ है कैंप की, वह तारा को किस प्रकार लांछन लगाकर बोल रही थी। लेकिन अब वह कैसे हो गई है, यानी एक स्त्री ही स्त्री को दुख पहुँचाती है। ये एक लज्जास्पद बात है मेरे ख्याल से। ऐसी वह बात थी, यानी वहाँ पर स्कूल की कमेटियों के मंत्रियों के नाम और पते मिल गए थे। यानी वहाँ पर जो था वह स्कूलों में जाने के बाद जो भी तारा ने स्कूल जाने के लिए, तो चलिए वह पन्ना हम अगले वीडियो में ढूंढकर फिर वहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।